कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आजकल आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठंडी भी आ गई है, ठंडी की बहुत बहुत बधाई। और आज हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के बारे में, यानी बहुत छोटे चीजों में हम एंट्री करने जा रहे हैं क्योंकि ठंडी आ रही है तो सबसे छोटे कमरे में जाएंगे ही। तो इलेक्ट्रॉन की डिटेल हम पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है। जैसे हमने नील बोर पढ़ लिया, नील बोर ने यह बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ अस्थायी कक्षाएं होती हैं और इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। उन्होंने एक बात ये भी बताई कि अस्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन नहीं करता है। जब वो अपनी कक्षा को लीव करता है, मतलब जब वो ऊर्जा ले लेता है बाहर से, तो वो अपनी कक्षा को क्या कर देता है बेटा? छोड़ देता है। अगर ऊर्जा ग्रहण करेगा तो नीचे वाले से ऊपर वाले में चला जाए। जैसे ये कक्षा है, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर ऊर्जा को लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन अगर ऊर्जा को लॉस करता है तो इसमें चला जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का गेन करता है तो इसमें चला जाएगा। जैसे अगर आप ही लोग हो, अगर पढ़ाई को एब्जॉर्ब करते हो तो आप हायर लेवल में चले जाओगे, हायर एनर्जी में चले जाओगे। अगर अपने पढ़ाई को तुम वो कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो भले तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, दाढ़ी मूछें सब आ रही है, लेकिन तुम वही रह जाओगे। तो यही इलेक्ट्रॉन की खासियत होती है। अब यहां पर ध्यान दो, एक बात जो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका जो कोणीय संवेग होता है वो क्या होता है बेटा? h/2π का क्या होता है? पूर्ण। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आई थी कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें इनका कोणीय संवेग क्या होता है? h/2π होता है। एक फार्मूला इसका यूज करेंगे हम, और दूसरा फार्मूला रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड ने यह बताया था कि जो इनका अभिकेंद्र बल है, जब कोई चीज गति करती है ना, आपने देखा होगा कि अगर हम बाल्टी में पानी को भर के और ऐसे ऐसे घुमाएं तो आपने देखा है कि पानी नीचे नहीं गिरता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक होता है स्पर्श टेंजेंशियल फोर्स लगता है, जो सेंटर की तरफ लगता है, उसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। और यह अभिकेंद्र बल जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करता है तभी लगता है। समझ गया ना? जैसे पृथ्वी जब गति कर रही है वृत्तीय सन की तरफ, तो पृथ्वी को सन खींच रहा है और फिर भी वो चारों तरफ सन के अंदर क्यों नहीं जाए? क्योंकि एक अभिकेंद्र बल लग गया है, और वो बल किसके कारण उत्पन्न हुआ है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऐसे जब यहां पर वस्तु में वृत्तीय गति करता है तो इसमें जो अभिकेंद्र बल उत्पन्न हुआ है वो किसके कारण उत्पन्न हुआ? आकर विद्युत आकर्षण बल के कारण। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है उसके कारण ये उत्पन्न हुआ है। तो इन दो बातों से हम लोग पूरी चीजों की अच्छे से एनालिसिस करेंगे। यहां ध्यान दो, सबसे पहले हम जानते हैं बोर के अनुसार। क्या जानते हैं बेटा? हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा? हम जानते हैं बोर के अनुसार, बोर के अनुसार, अरे बोर बहुत अच्छा नाम है। बोर के अनुसार यानी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, यानी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का पूरा मैथमेटिक्स रहेगा, ध्यान देना है। यानी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग mvr बराबर, नहीं बेटा वो कोणीय वेग है, ओमेगा कोणीय, mvr बराबर क्या आ गया? nh/2π। अच्छा ये बताओ अभिकेंद्र बल बराबर क्या हो जाएगा? अभिकेंद्र बल जो होगा वो बराबर किसके हो जाएगा बेटा? अभिकेंद्र बल बराबर हो जाएगा विद्युत बल के। क्या हो जाएगा बेटा? ये तो होता है, किसने कहा था? रदरफोर्ड के अनुसार। क्या लिख लें बेटा? रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार जो अभिकेंद्र बल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? अच्छा अभिकेंद्र बल कैसे निकालेंगे? यहां ध्यान दो थोड़ा सा, इधर देखो, यहां पर हम ये बना लेते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस होगा और ये उसका क्या होगा बेटा? ना, ये कोई ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन बैठा है। ये आणविक कक्षा की ऑर्बिट है मान लेता हूं, और ये इलेक्ट्रॉन है, और ये आणविक कक्षा की जो रेडियस है वो यार मान लेता हूं मैं। अब सुनो, ये किसी का भी नाभिक हो सकता है, सोने का हो सकता है, हाइड्रोजन का हो सकता है, हीलियम का हो सकता है। तो आपने देखा है नाभिक पर आवेश कितना होता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। जैसे मैं कहूं हाइड्रोजन के नाभिक पर तो कितना आवेश होगा? ई होगा, क्योंकि एक प्रोटॉन है। अगर मैं हीलियम के नाभिक की बात करूं तो 2e होगा। अगर मैं सोडियम के नाभिक की बात करूं तो 11 ही हो जाएगा। अगर मैं कैल्शियम के नाभिक की बात करूं तो 20 ही हो जाएगा। तो मतलब ये जो 1, 2, 11, 20 क्या है? परमाणु क्रमांक है। तो मैं किसी भी नाभिक की अगर बात करूं तो उस पर आवेश क्या होगा? Z इंटू ई। Z क्या है? परमाणु क्रमांक, और ई क्या है? उस पर आवेश। तो Q1 बराबर क्या हो गया बेटा? Z इंटू ई। और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? Q2 बराबर ई होता है।
इलेक्ट्रॉन पर ई ही आवेश होता है, समझ गया ना, ई आवेश होता है। यहाँ पर ई माइनस ई होता है, क्या होता है बेटा, माइनस ई आवेश होता है Q2। अब हमको कूलाम का नियम दिखाई दे रहा है ना, पहला नियम आ गया कूलाम का नियम, ध्यान दो, दो आवेशों के बीच, जो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के। तो अभिकेंद्र बल का मैंने फार्मूला आपको बताया था mv²/r, ये बहुत फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा इसका यूज है वृत्तीय गति में। यहां आ जाओ, ये क्या होता है 1/4πε Q1 Q2/r²। एक आर से एक आर मर गया, मरा ना बेचारा, तो यहां से mv² बराबर हो जाएगा 1/4πε। अच्छा Q1 का मान क्या है Z × E, और Q2 का मान क्या है E। इस R को इधर भेज दो, तो जब R को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा mv²/r आएगा, और यहां पर लिख सकते हैं जी ZE²/4πε। ये इक्वेशन मान लो इसको सेकंड, और ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट। माइनस ही है सर। हाँ जो, अरे फोर्स में माइनस नहीं रखते हैं। कहां पर, वो अल्फा कण था बेटा, अल्फा कण पर दो ही का आवेश होता है। अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है, तो हीलियम के नाभिक पर 2 प्रोटॉन होते हैं ना, तो 2 आवेश होते हैं। अच्छा ये देखो, यहां पर इस बच्चे ने कहा कि माइनस ही क्यों नहीं, जब हम फोर्स लगाते हैं ना तो केवल परिमाण लिखते हैं, उसका साइन माइनस जान तो कब साइन के साथ रखते हैं, जब विभव की बात होती है या फिर जान तो स्थितिज ऊर्जा की बात होती है, तब माइनस रखते हैं। ठीक है, अभी आगे बताएंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर मैं इक्वेशन 1 का वर्क करके और इससे भाग कर दूं तो बी भी गायब हो जाएगा, इसका वर्क करके तो आर आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखो इक्वेशन समीकरण 1 का वर्क करके क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 का वर्ग करके 2 से क्या करेंगे बेटा, समीकरण 2 से भाग करने पर, चलो वर्क करके हम भाग करने जा रहे हैं। तो यहां पर तो जब वर्क करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फार्मूला, mb/r का होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा n² h² अपान क्या आ जाएगा 4π² अपान इसका क्या हो जाएगा mv²r, और बराबर क्या आ जाएगा ZE²/4πε। यहां पर दो 4π से एक 4 और एक पाई मर गया, दो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको और करूं तो एडिट करूं तो m²b²r² अपान ये बचेगा mb² × r, और यहां क्या बचेगा, ये एप्सिलॉन ऊपर जाएगा तो देखो n² h² एप्सिलॉन अपान पाई ZE², ये तो बचेगा। अब यहां पर तो क्या क्या कट रहा है, ये b² से b² कट गया, एक m से एक क्या π² है ना, एक पाई बच जाएगा। अच्छा एक r से एक r कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर mr, क्या बचा बेटा mr बराबर बचा n² h² एप्सिलॉन अपान ये आ गया पाई ZE²। अच्छा m को उधर भेजो तो r बराबर क्या आ जाएगा n² h² एप्सिलॉन अपान पाई m ZE²। अच्छा इसमें कुछ चीजें हैं जिनकी वैल्यू हमें पता है, h की वैल्यू पता है, अब सबकी वैल्यू लिख दो, क्या क्या है बताओ, इधर ध्यान दो, h का वैल्यू क्या होता है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। अब साइलन की वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10⁻12 होता है कि 11 होता है, 12 होता है, ठीक है 10⁻12 होता है। अच्छा ये तो इसका मात्रक क्या होता है एप्सिलॉन का, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू क्या होती है ई की, पाई की तो होती है 3.14, और यम की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31, और ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻। जब इन सब का मान रखते हैं ना, इन सबको जब इसमें, एक तो ये फार्मूला आपको याद करना जरूरी है, दूसरा क्या है जब इनकी सबकी वैल्यू रख देंगे ना तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा r बराबर 0.53, या कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है 0.29। n नहीं रखेंगे अभी, रुक जाओ, n उनको नहीं, 0.53 n² अपान z इंटू एंगस्ट्रॉम,
ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके पास आ गया। यानी अगर इन सबकी जब वैल्यू रखते हैं ना, तो जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आता है 0.53 n स्क्वायर जेड अपान एंगस्ट्रॉम। एन और जेड की वैल्यू तो अपने सिचुएशन के हिसाब से किस कक्षा की बात करोगे, एन ये एनवीं कक्षा की बात है, जेड का प्रमाण क्रमांक है, समझ गए ना। तो इतना नोट करो, चलो नोट कर लो बेटा। चलो ठीक है, इधर माना, मैं मान लेता हूं, आप लोग भी मान लो। माना एनवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, एनवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग b है। क्या है बेटा? b। मैंने ये मान लिया कि एनवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की चाल है या वेग है वो क्या है बेटा? b। ठीक है, वेग के परिमाण को चाल ही कहते हैं, तो चाल मान सकते हो आप लोग। अब यहां पर ध्यान दो, हमारे पास फार्मूला क्या था? हमारे पास फार्मूला ये है कि mb r बराबर क्या है बेटा? NH अपान 2, यही तो है। और यहाँ r बराबर क्या आया जरा देखो तो, r बराबर फार्मूले में क्या आया? उधर देखो, उधर ताड़ो, NH स्क्वायर एप्सिलॉन अपान पाई m z इंटू ई स्क्वायर। समझ गए ना? ताड़े ना, ये देखो यही तो है। अच्छा, अब इस r का मान अगर मैं इसमें रख दूं, क्या रख दूं बेटा? तो हमें b का मान पता चल जाएगा ना, उठा के रखो। तो m इंटू बी और r का मान जो है वहां पर उठा के रख दो। रखने में सावधानी बरतना, वरना बड़े 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 सवाल हैं ये। हाँ, क्योंकि उंगली इलेक्ट्रॉन दबा देगा आपका। चलो NH अपान, अरे सवाल ही ये सब, न्यूमेरिकल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्या कट रहा है? यम ने यम को मार दिया, बोलो जैसे। हाँ, और किसने किसको मारा? इस पाई ने इस पाई को मार दिया। वही तो, इस यन ने इस यन को मार दिया, इसने, हाँ, इस एच ने इस एच को मार दिया। बचे क्या? 2 से 2 कट गया, अब क्या बचेगा? जेड लिखा है 1/2। अब इन सबको इधर भेजो बी को पकड़ के, तो बी को मैंने रोका इधर, तो जेड ई स्क्वायर अपान 2NH एप्सिलॉन, ये तो आया। अब यहां ये आ गया हमारा ये बी। अच्छा, यहां पर एक चीज और है, फिर सबकी वैल्यू रखो तो क्या आ जाएगा? देखो इधर समझो बेटा, अगर मैं वैल्यू रखूं बी बराबर, तो जेड की, ई की, जेड की तो वैल्यू पता नहीं है, एच एप्सिलॉन, इनकी सबकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर 2H एप्सिलॉन। और इसको लिख सकते हैं हम लोग जेड अपान एन, लिख सकते हैं ना? बात नहीं, जेड अपान एन लिख सकते हैं ना? अब यहां पर देखो, इन सबकी वैल्यू अगर हम रख दें, तो वैल्यू रखने पर जानते हो क्या आया था? बी बराबर 2.18 इंटू 10⁻⁻6 जेड अपान एन मीटर पर सेकंड। ये इलेक्ट्रॉन, अरे -6 नहीं +6 सॉरी, ये देखो ये आ गया। ठीक है, सबकी वैल्यू हमने इसमें रखा है, ये रखा हुआ है ना, सॉल्व करके आया, इसको याद कर लेना है जी। ठीक है, इतना नोट करो। चलो अब आ गया ना एनवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल, यही होता है। चलो नोट करो। एनवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, एनवीं कक्षा में एक समय हम लोग रहे थे कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता है डाउनलोड क्या होता है, ये वाईफाई क्या होता है। एनवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की बस वैसे ही प्रयोग किए रहते हैं बिना जाने। चलो याद है। अब इलेक्ट्रॉन की, चलो बेटा ऑन करो, अब शांत करो, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। बाद में जन्मदिन मनाना, ठीक है? चलो आ जाओ इधर, कोई बात नहीं। एनवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होती है? सीक्रेट लीक कर दिया ना तुम लोगों ने कोचिंग का। यहाँ देखो, हम जानते हैं, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होती है। मेरे बहादुर छिपकलियों, शांत रहो। ऊर्जा के बराबर क्या होता है? हाफ mv, 9 से पढ़ते आ रहे हो फार्मूला। अब यम की बी की वैल्यू यहां से उठा के इसमें पटक दो, पटको यहां पर, आराम से पटकना, बेचारा बड़ा छोटा है। किसी की हिम्मत हो तो चींटी को पटक के उसका पैर तोड़ो, मैं जिसको इनाम दूंगा।
पटक दो उसका पैर टूट जाए। सबसे छोड़ दिए पता नहीं कहाँ हो गया। चलो सबसे बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, हड्डी नहीं होता है, ये किसने कहा? हाँ तुम तो बायोलॉजी पढ़ती हो। याद हो e⁴ z स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर एप्सिलॉन इनटू n स्क्वायर, यही तो आएगा। हो गया, हाँ यार उसका भी होगा, अधूरा किसी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा यहाँ पर 4 दूनी क्या हो जाएगा बेटा? पहाड़ा आता है ना, तो 4 दूनी 8, 1/8 हो जाएगा। m e⁴ z स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर रख सकते हैं हम लोग h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर और n स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई बेटा? गतिज ऊर्जा आ गया। ठीक है, अब हम बात कर लें इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा की। किसकी बात कर ले बेटा? नहीं अभी रखेंगे, लास्ट में साथ में रखेंगे, आसान हो जाएगा, अभी रुक जाओ, परेशान ना हो, इनका भी रख देते हैं। अब हम बात कर लें इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा। किसकी बात कर लें बेटा? स्थितिज ऊर्जा की बात कर लें। तो स्थिति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है बेटा, बता दो मुझे। स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है? U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R, ये तो था ना। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, Q1 का मान क्या था? E, Q1 का मान था ZE इंटू E। अच्छा R का मान क्या आया था जरा बताओ तो, अभी पीछे जाओ, R पावर में बताना, वो 0.53 के बगल में R का मान क्या आया था? मैं बोल रहा हूँ, वो बोलो, ये बताओ ये। हाँ क्या है? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे पाई m z, यही तो आया था। अगर इस वैल्यू को मैं यहां पर रखूं, इधर तो r की जगह पर मैं ये वैल्यू रखना हूं, तो r की जगह पर रखूंगा तो क्या आ जाएगा? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन पाई m z इंटू। ठीक है, जब इनको रखेंगे तो जान तो क्या आ जाएगा? U बराबर m e⁴ इंटू z स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर, यही फार्मूला आएगा। देख लो जब इनको रखेंगे तो यहाँ, अच्छा यहाँ देखो इन दोनों में, अच्छा एक बात मैंने गलत कर दिया, मैंने कहा था कि स्थिति ऊर्जा की जो वैल्यू रखते हैं वो चार्ज के चिन्ह के साथ रखते हैं, तो यहां पर मैं माइनस रखूंगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। हाँ स्थिति ऊर्जा माइनस में हो सकती है, गतिज ऊर्जा नहीं। अच्छा अगर मैं इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा करूं तो क्या आएगा बताओ मुझे? 2 से अगर ऊपर नीचे में गुणा करूं तो -2 आगे करके यहां पर क्या लिख सकते हैं? ये क्या लिखा हुआ है? अगर मैंने 2 से ऊपर किया था, 2 से 2 दूनी 2 ऊपर हो जाएगा तो 4 दूनी 8, वही लिखा है, एडिट कर दिया मैंने, जैसे तुम लोग एडिट करते हो। ये किसका वैल्यू रखा है? ये दो k का है ना, तो यहां से U बराबर क्या आ जाएगा? -2k। U बराबर क्या आ गया बेटा? -2k। अच्छा जब इनको मैं सॉल्व करता हूं तो जानते हो वैल्यू कितनी आती है? जब इनको सॉल्व करता हूं k बराबर, तो ये आता है 13.6, जानते हो, और ये आता है z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें आता है बेटा? ये गतिज ऊर्जा होता है। अब इस वैल्यू को अगर मैं यहां पुट करूंगा तो U की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27.2, और क्या आ जाएगा बेटा? z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो आएगा। ये वैल्यू मैंने उठा के रख दिया बेटा इन सब की, E की, Z, E की, M की, 8 की, H की, एप्सिलॉन की। Z और N की नहीं है तो उनका मैंने नहीं रखा। यहां पर जब सॉल्व किया तो ये आया। अच्छा कुल ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? इधर आ जाओ, कुल ऊर्जा का बताओ बेटा, इधर आके बताओ। कुल ऊर्जा E बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस क्या हो जाएगा? स्थितिज। तो गतिज ऊर्जा को किससे लिखते हैं बेटा? K से, और स्थिर ऊर्जा को किससे लिखते हैं? U से। तो U का वैल्यू अगर उठा के रखो तो क्या हो जाएगा? K प्लस, यहां लिख दो -2k हो जाएगा ना। U की जगह पर -2k रखें, देखो कितना बढ़िया वैल्यू आने वाला है। इधर देखो E की वैल्यू आ जाएगी -k, क्या आ जाएगी बेटा?
मतलब टोटल ऊर्जा ऋणात्मक है। ये जानते हो क्या सिद्ध कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन उस कमरे में रहने के लिए मजबूर है। टोटल ऊर्जा अगर ऋणात्मक आ रही है, इलेक्ट्रॉन उसी कमरे में गति कर सकता है, उसी कक्षा में गति कर सकता है। अगर हमें उस इलेक्ट्रॉन को दूसरी कक्षा में लेकर जाना पड़ेगा तो हमें जानते हो कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। के का मान उठा के रख दो, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दो नहीं, गतिज ऊर्जा माइनस में नहीं हो सकता। गतिज कहां, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा माइनस में है तब। हाँ माइनस में लिए नहीं है क्योंकि स्थिर ऊर्जा क्या इसका मान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, धन होता है कि ऋण। हाँ तो वही माइनस चिन्ह के दो। तो उधर उसमें वहां पर परिमाण ले रहे थे, यहां पर स्थिति ऊर्जा में चिन्ह के साथ वैल्यू रखते हैं। मैंने जब पढ़ाया था स्थिति ऊर्जा आपको सेकंड चैप्टर, तो उसमें हमने बहुत अच्छे से इस बात को बताई थी। वहां समझ गए आप लोग, पढ़ के आए हो, मुझे उम्मीद है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन कर। यहां पर आ जाओ, u का मान -2 के आ गया, ठीक है, और 2 यानी k की वैल्यू उठा के हमने रख दिया यहां पर, तो 27.2 आ गया, ठीक है। अब ये समझ लो, सुनो, जब भी विभव की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, और या स्थिति ऊर्जा की बात करेंगे, तो इसमें आवेश का मान चिन्ह के साथ फार्मूले में रखा जाएगा। ये बात आप अब इसको इतना ही याद कर लो, वहां बताए थे कारण, अब यहां कारण नहीं बता, नोट कर लो इसे। यानी कुल ऊर्जा क्या आ रही है, ऋणात्मक आ रही है। कुल ऊर्जा क्या आ रहा है बेटा, अगर कुल ऊर्जा ऋणात्मक आ रहा है तो ये इस बात को प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है बेटा, बंधन ऊर्जा है, ये बंधा है माइनस। अब इलेक्ट्रॉन को हमें कक्षा से भगाना है तो इतना ऊर्जा देना पड़ेगा, नहीं तो कक्षा में ही रहेगा। चलो नोट कर लो। हाइड्रोजन का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की खबर लेने जा रहे हैं खबरी लाल को। ये इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ये बताओ, हाइड्रोजन के लिए जेड का अभी आर का मान क्या आया था बेटा, बताओ तो। एनवी कक्षा के लिए आर्यन बराबर कितना आया था, गलत क्यों हो रहा है, आर्यन बराबर कितना आया था, 0.53 इंटू क्या था बताओ। अभी आयरन का मान कितना आया था, 0.53 दो n²5Z, ये तो आया था, और इंटू आया था एंगस्ट्रॉम, ये है ना, सही है। अच्छा यहां पर ध्यान दो, अगर हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन आइटम के लिए, हाइड्रोजन आइटम के लिए जेड का मान क्या होता है, 1 होता है ना हाइड्रोजन आइटम। तो यहां से आर्यन बराबर क्या हो जाएगा, 0.53 n² एंगस्ट्रॉम, ये तो आ जाएगा। अब हम पहली कक्षा की बात कर ले, हाइड्रोजन के पहली कक्षा की त्रिज्या किसकी बेटा, पहली कक्षा की n² है। एच बनाने के लिए मैं यहां ऐसे कर देता हूं, ये देखो, तो पहली कक्षा की त्रिज्या क्या हो जाएगी, n बराबर 1 हो जाएगी पहली कक्षा के लिए। तो R1 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 0.53 एंगस्ट्रॉम। सबसे छोटा त्रिज्या किसका होता है, हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा कितनी होती है, 0. अगर दूसरी कक्षा, इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ऊर्जा दे दी तो दूसरी कक्षा में भाग गया, तो दूसरी कक्षा के लिए क्या हो जाएगा बेटा, क्यों नहीं, अनंत कक्षाएं होती है एटम में, क्या पढ़े हो केमिस्ट्री, नो एक प्रोबेबिलिटी। अरे यार आप लोग समझ नहीं, इधर देखो, ये हमारे पास नाभिक है, ये उसकी होगी पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये nवीं कक्षा, बहुत कक्षा। इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा देते हैं ना, इलेक्ट्रॉन इसमें है, इलेक्ट्रॉन इसमें ऊर्जा देते हैं ना, तो ये इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, क्या हो गया। तो मतलब इलेक्ट्रॉन के पास कमरे बहुत हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अभी हमारे पास 4 कक्षाओं की खोज हुई, किसकी, के एल एम और एन, 4 ही खोज, लेकिन अनंत कक्षाएं हैं। प्रोबेबिलिटी जो श्रोडिंगर है वो अनंत कक्षाओं की प्रोबेबिलिटी देता है। तो दूसरी कक्षा, हाँ R2 बराबर क्या हो, 0 पॉइंट। केमिस्ट्री में भी लिखा है, सर से भी पूछना, केमिस्ट्री वाले सर से, कि हाइड्रोजन परमाणु में नहीं, खाली नहीं रहेगा, आप समझ नहीं रहे। इलेक्ट्रॉन इसमें है, दो इलेक्ट्रॉन को हमने ऊर्जा दिया तो इसके और कमरे हैं, लेकिन उस कमरे में इलेक्ट्रॉन है नहीं। जब ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है, और देंगे तो इसमें जा सकता है। हाँ तो वो कमरा लीव कर देगा ना 10 के पावर 8 सेकंड के लिए,
तभी तो आइटम से स्पेक्ट्रम निकलते हैं। -8 अभी मैं एकदम डिटेल बता। हाँ हाँ, 10 के पावर -8 सेकंड। 10 की पावर 8 बहुत ज्यादा। अरे यार शांत रहो तुम लोग, परेशान करो। चलो 4 से गुणा करो इसको, तो 4 3 12 के 2 और 4 पंचे 20 और 1। दिमाग नहीं खराब हुआ तुम लोग थोड़ा सा? अब मैं बता देता हूँ इसको, इतना नोट कर लो, फिर मैं बता देता हूँ कैसे पूरा ऑर्बिटल के बारे में पूरा बता देता हूँ। यहां पर देखो तीसरी कक्षा के लिए क्या हो जाएगा, तीसरी कक्षा के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 3 रख देंगे। क्या रख देंगे बेटा, R3 रख देंगे। तो यहां पर रखो तो 0.53 गुणे 3 स्क्वायर, तो 3 त्रिका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करो तो 9 त्रिक 27 के साथ, और 9 बचे 45 और 2 47। ये लो, या अब मैं तुमको बता देता हूं पूरा डिटेल प्रमाण के बारे में, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो। केमिस्ट्री और फिजिक्स में अलग अलग नहीं होता है प्रमाण, ऐसा नहीं है। यहां थोड़ा समझ लो। देखो जब श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन दिया और जब ये सारे हाइजेनबर्ग सब लोगों ने अच्छे से स्टडी किया, तो ये देखा गया कि जो न्यूक्लियस है, इधर समझो, सभी लोग प्रमाण के बारे में समझ लो। ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ अनंत ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, अनंत ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। पहला ऊर्जा स्तर इसे निम्नतम कहते हैं। फिर पाए जाते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत है, लेकिन अभी तक कितने ऊर्जा स्तरों की खोज हुई, केवल 4। किसकी हुई बेटा, अब यहां पर ध्यान दो, जो हाइड्रोजन परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में अपने रहता है k कोष में, तो ये उसकी एक निम्नतम ऊर्जा स्तर है। ये क्या है बेटा, उसका निम्नतम ऊर्जा स्तर। जब इसको मैं एनर्जी दूंगा, जब मैं इसको एनर्जी दूंगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी की एनर्जी पाकर अपने उच्च उत्तेजित अवस्था में चला जाए, तो और सारी कक्षाएं क्या होंगी, उत्तेजित होंगी। समझ गए ना, ये होता है इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं बात कर लूं सोडियम की बात कर लूं, तो सोडियम में यहां तक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अरे सोडियम में तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, देखे नहीं हो, क्योंकि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। देखो एक होता है ऑर्बिट और एक होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिट वो होते हैं नाभिक के चारों ओर का वह भाग, वह रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऑर्बिटल वो कमरा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रहे, तो ये होती है ऑर्बिट और ऑर्बिटल। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन वेव बन चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। समझ गए ना, ये चीज है। तो आप ये जानो कि अगर मैं बात करूं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, यानी आपने पता होगा 2n, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2n स्क्वायर। यानी k कोष के लिए क्या होता है, n का मान 1 होता है, तो k कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। k के बाद क्या आता है, l आता है, l में 8 रहते हैं, m में कितने होते हैं, 18 होते हैं, n में कितने होते हैं, 32। ये प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के रहने की। तो जब हम एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है। तो यहां पर जो बन रहा है प्रोबेबिलिटी बन रहा है। पहली कक्षा इतनी त्रिज्या होगी, जब इसको ऊर्जा देंगे तो दूसरी कक्षा में चला जाएगा, तो उसकी त्रिज्या इतनी होगी, और ऊर्जा देंगे तो तीसरी कक्षा में चला जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी बताता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ये बताता है। ठीक है, नोट कर लो इतना। हाँ क्या, हाँ ये पहली कक्षा की त्रिज्या है। हाँ